बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में एक तरफ सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है तो दूसरी जानिब प्रॉपर्टी के नाम पर एक अजीब व गरीब गोरख धंधा खेला जा रहा है। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आते ही रियल इस्टेट के बिजनेस को बहुत ज़्यादा बूम किया, कोशिश की कि जो रियल इस्टेट का बिजनेस है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करवाई जाए, सरमायाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, जिसके लिए हमने ये देखा कि जिस तरह टैक्सेशन को रिलीफ देने के लिए भी एमनेस्टी स्कीम के ऐलानात भी किए गए और लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। किसी तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूम देने के लिए इमरान खान ने जो अराजी थी, जो गैर कानूनी अराजियों पर कब्जा हुआ था, उन्हें वागुजार करवाया और कोशिश की कि वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट, सरकारी प्रोजेक्ट्स या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इन मंसूबों पर अमल करवा कर लोगों को न सिर्फ रोजगार दिए जाएं बल्कि सस्ती रिहायशी स्कीम भी मुतारिफ करवाई जाए। वो चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इसके साथ ही प्रॉपर्टी के इस बिजनेस में जिस तरह गोरख धंधा लफ्ज़ बड़ी जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यहाँ पे सरमायाकारों की जानिब से या फिर कुछ सरकारी अफसरान की जानिब से मिली भगत से इन अराजियों पर न सिर्फ कब्जा किया जाता है बल्कि गैर कानूनी अलॉटमेंट और कब्जों का सिलसिला तेज़ी से जारी है। एक तरफ कब्जे और जैसे मैंने कहा कि गैर कानूनी अलॉटमेंट, उसमें ना सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत के इदारे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची का KDA और लाहौर का LDA और न जाने ऐसे कितने शहरों में मौजूद तमाम महकमे हैं, उन सब के अफसरान शामिल हैं जिन्होंने करप्शन में कहीं ना कहीं अपना हिस्सा डाला हुआ है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बहरिया सिटी की, बहरिया टाउन की। बहरिया टाउन जिसके करते धरते इस वक्त सबसे बड़े सरमायाकार मलिक रियाज हैं। मलिक रियाज जो गुज़िश्ता साल भी हमने देखा कि उनके ऊपर बड़े केसेस चले, ट्रायल चले, ज़मीनों पे कब्ज़े के हवाले से बातें होती रहीं, फिर सिंध हुकूमत की जानिब से जो उन पे एहसानात किए गए, दोस्तियाँ निभाई गईं, उन सब पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। बहरिया टाउन जिसे समझा जाता है कि बड़ा ही सेफ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट है, कल इसकी कली खुल के रह गई है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले एक बड़े इक़दाम में जो काफ़ी दिनों से प्लान किया जा रहा था, इसने कई सवालों को जन्म दिया है। आखिर बहरिया का नाम इस्तेमाल करने वाले बहरिया टाउन के मलिक रियाज क्या करते रहे, आज इस प्रोग्राम से भी पर्दाफाश होगा। क्या होता रहा इतने सालों तक लोगों से सिक्योरिटी के नाम पर जो पैसे लिए गए, बहरिया के नाम पर जो पैसे लिए गए, जिस पर एतराज़ भी लगाया साबिक चीफ जस्टिस साहब ने, और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा था कि इदारों के जो हमारे सरकारी इदारे हैं इनका नाम क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो केस क्यों दबाया गया, उस पर क्या हुआ, इस पर भी कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं से खबर निकाल कर आपसे बात करें। आज बात हो रही है बहरिया टाउन कराची में होने वाले इस हादसे की। इसे हादसा कहें, इसे मंसूबा बंदी के तहत होने वाला एक प्लान, एक एक्शन कहें जो बहरिया टाउन में इस वक्त रहनुमा हुआ। क्या होता रहा इतने दिनों तक कि जब हम ये देखते हैं कि सिंध अलायंस पार्टी के लोग एक जिरगा करते रहे, बार वो बताते रहे कि गैर कानूनी तौर पर मलिक रियाज साहब की जानिब से बहरिया टाउन कराची की जानिब से जो ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, हुकूमत इसका नोटिस ले, इसे रोके, अगर इन पर अमल दरामद ना किया गया तो फिर 6 जून को एक बड़ा धरना होगा और एहतजाज होगा। और इस एहतजाज में मलिक रियाज साहब को ये बावर करवाया जाएगा कि आप अपनी हुदूदों को क्रॉस कर रहे हैं, गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये होने नहीं दिया जाएगा। क्यों मलिक रियाज की सिक्योरिटी खामोश रही, क्यों सिंध हुकूमत खामोश रही? इस हवाले से मैंने रब्ता किया, बार रब्ता किया कि मैं किसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिनकी सिंध में हुकूमत है उनके किसी अहम रहनुमा से बात कर सकूं। मैंने बात की अनवर सयाल साहब से, मैंने बात की शशि पलीजो साहिबा से, मैंने बात की नफीसा शाह साहिबा से, मैंने बात की मंजूर वसान साहब से और कुछ और अहम लोगों से कि उनसे बात करके उनका मौक़िफ़ लूं। लेकिन मलिक रियाज का नाम सुनते ही शायद सबकी सिटी गुम हो जाती है। क्यों गुम होती है? क्यों आपने कि अपने मौक़िफ़ नहीं दिए? आखिर सिंध हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी थी। कराची फैलता जा रहा है या किसी मंसूबे बंदी के तहत इसे फैलाया जा रहा है। कराची की आबादी को जो लोग क्लेम करते हैं और बार कहते हैं कि कराची की आबादी आज भी 1.5 करोड़ है, ये मैं नहीं कहता, ये कहते हैं मरदमशुमारी के अदाद-ओ-शुमार। 2017 में 19 साल बाद मरदमशुमारी की जाती है। इस ओवरऑल मरदमशुमारी का अगर जायजा लें तो आपको मालूम होगा कि किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस तरह इस मुल्क के जो असासे हैं, जो इस मुल्क की जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, इन्हें कितनी बेदर्दी से ज़ाया किया जा रहा है।
पाकिस्तान जो तकरीबन मर्दमशुमारी के अदद-ओ-शुमार के तहत जो 2017 में हुए, इस वक्त की मौजूदा आबादी 20 करोड़ 70 लाख के लगभग है। अब इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं कि इसमें मर्दों की तादाद 10 करोड़ 60 लाख है और ख़वातीन की तादाद 10 करोड़ 10 लाख पर मुहित है। यानी पूरे मुल्क की आबादी का स्ट्रक्चर जो 17 साल बाद मर्दमशुमारी हुई, 19 साल बाद 2017 में, उसमें 20 करोड़ और तकरीबन 60 लाख के करीब एक अदद-ओ-शुमार हमारे सामने है। हल्का बंदियां की गई, नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात हुए और इस इंतखाबात में 272 के कौमी असम्बली के ऐवान में 158 नशिस्तें लेकर पीटीआई सैर फहरिस्त रही और उसने हुकूमतें बनाई। ये और बात कि 2018 से लेकर अब तक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात कुछ सियासी जमातों को भी रहे कि नई हल्का बंदियों के तहत किसी की सीटें कम हो गई तो किसी के हल्के में कोई और लोग आ बैठे। इसकी बुनियादी वजह यही थी कि सबसे पहला इसको जो रेफरेंडम के तौर पर जो केस उठाया वो उठाया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने। उन्हें पहले ही दिन से एतराज़ था, सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग होती रही और अब तक चल रही हैं, लेकिन इस पर MQM ने ऐवान असम्बली में, कौमी असम्बली में भी बार अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन इस पर ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। इस मर्दमशुमारी को थोड़ा सा और डिवाइड कर लेते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि हो क्या रहा है। शहरों में मर्दमशुमारी के तहत रहने वाली आबादी जिसकी तादाद तकरीबन जो हमें नजर आती है वो है 7 करोड़ 70 लाख, यानी जो आबादी है शहरों में मुहित आबादी है वो 7 करोड़ 70 लाख पर मुहित है, जबकि जो देहातों में आबादी है वो 13 करोड़ और 65 लाख के लगभग है। यानी इस वक्त भी देहातों में आबादी शहरों की निस्बतन ज़्यादा है। अब जो वोट हम देखते हैं जिनसे मुंतखब होकर MNAs आते हैं, MPAs आते हैं, फिर वो अपने अपने ऐवानों में जाते हैं और अपने अपने हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन इन हल्कों को तकसीम करने की बातें मुसलसल की जा रही हैं। अब एक बड़ी मनसूबाबंदी की गई है और इस मनसूबाबंदी के तहत बड़ी खामोशी से स्ट्रक्चर चेंज करने की तैयारी की जा रही है। इसमें किसी को परेशानी है तो कोई खुश नजर आता है। जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं और जिस खबर में मैं आपसे बात करूंगा, आपको अंदाजा होगा कि हो क्या रहा है, किस तरह से मनसूबाबंदी के तहत नुकसानात पहुंचाए जा रहे हैं। बहरिया टाउन को किस मनसूबाबंदी के तहत आगे बढ़ाया गया, शहर को फैलाया गया। अगर मैं बात करता हूं सिर्फ कराची की, जिसके दावेदार इस वक्त इलेक्शन कमीशन भी है, जो मर्दमशुमारी के तहत जिसने हल्का बंदी की और हल्का बंदी के तहत इस 2017 में मर्दमशुमारी हुई, उसमें 1 करोड़ 50 लाख आबादी पर मुहित ये शहर है। अब थोड़ा सा कैलकुलेट करें कि 2013 में जो आबादी थी और 2017 में जो आबादी थी और 19 साल बाद जो मर्दमशुमारी की गई, उसमें कराची की जो आबादी थी उसमें इजाफा नहीं हुआ। अगर उसमें इजाफा नहीं हुआ तो शहर में इतना जमे रश क्यों बन गया, कौन कौन लोग आके आबाद हुए, इस पर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक जो रियलिटी हमें नजर आती है, कराची की आबादी इस वक्त 3 करोड़ के लगभग है, यानी आधी आबादी को कहीं ना कहीं हल्के के नाम पर दबा दिया गया, जिसके केसेस सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, जिसकी एक पॉलिटिकल पार्टी खुद विक्टिमाइज होकर केस उसने किया हुआ है। अब इस आबादी के खेल को तब्दील कैसे किया जा रहा है। बहरिया टाउन जो हजारों एकड़ की तादाद पर अपने प्रोजेक्ट्स को बढ़ाता जा रहा है, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, इन शहरों में बहरिया टाउन तेजी से फैल रहा है। तो ये सारी आबादी कहां से आ रही है। अब बहरिया टाउन कराची की मैं बात करता हूं, जो कराची टूल प्लाजा खत्म होते ही वहां से M9 मोटरवे से बहरिया टाउन शुरू होता है, बहरिया टाउन मलिक रियाज शुरू होता है और ये प्रोजेक्ट जाता है काफी दूर तक, यानी 9000 एकड़ 9365 एकड़ जमीन अराजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जो उस वक्त के सदर रहे जनाब जरदारी साहब, उन्होंने 9335 एकड़ जमीन मलिक रियाज को 99 साल के लिए लीज पे दी। यह जमीन शुरू होती है कराची टूल प्लाजा M9 से और फिर ऑनवर्ड आगे जाती है। जाहिर है आप कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू करते हैं आपको इसका लेआउट प्लान बनाना होता है, आपको पूरी मनसूबा बंदी बनाना होती है, आपको बताना होता है उस अथॉरिटी को, जो शहर की अथॉरिटी है, कि आप कहां कहां से किस तरह प्लान बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन मलिक रियाज पर किसी की नहीं चलती और यही वजह है कि इतना बड़ा कारनामा हो जाता है तो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर
इसकी हमें पब्लिसिटी नजर नहीं आती, कोई खबर नजर नहीं आती कि मालूम हो कि हुआ क्या है। अब मैं क्योंकि बात कर रहा हूं M9 प्रोजेक्ट की, जो कि मलिक रियाज बहरिया टाउन शुरू होता है कराची मोटरवे से। M9 प्रोजेक्ट 9365 एकड़ अराजी पर, सरकारी अराजी पर, जो कि जिसकी तमाम तर दस्तावेजात मौजूद हैं, इजाजत दी गई कि आप यहां तक इस प्रोजेक्ट को करेंगे। यह प्रोजेक्ट रातों रात गैर कानूनी तौर पर आगे फैलता रहा, जिसमें मली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MDA खामोश रहा। MDA ने किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और उनके आगे कोई कुछ कह नहीं सकता। यह 9000 एकड़ की जो जमीन थी लीज पर, इसे आगे बढ़ाया जाता रहा। यह मनसूबाबंदी बहुत बड़ी थी। यह बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको देने लगा हूं कि इसके पीछे क्या हो रहा है। 9000 एकड़ को तब्दील करके 40,000 एकड़ तक ले जाया गया, यानी 9000 के बाद जितनी भी जमीन है या तो वो कब्जा की गई या फिर गरीबों से कम दामों जबरदस्ती खरीद कर उन पर अपने प्रोजेक्ट का नाम लगाया गया। अब इससे बड़ा खेल और क्या था? ये क्यों हुआ? ये कैसे होता रहा? आखिर मलिक रियाज की जो इतनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, जो सिक्योरिटी के दावेदार थे, उसकी कली खुल गई कि 6 जून को क्या हुआ, कैसे बहरिया की सिक्योरिटी, बहरिया मलिक रियाज की सिक्योरिटी खामोश रही। पुलिस इंतजामिया क्यों एक्शन में नहीं आई? आखिर पिछले 20 दिन से आपको टारगेट करने वाले, आपको जवाब देने वाले बार बार कहते रहे कि हम 6 जून को आएंगे, अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम धरना देंगे। तो सिक्योरिटी क्यों नहीं रखी गई? बिजनेस टावर तक पहुंचने के लिए एक्सेस क्यों दिया गया? आखिर क्यों नहीं किसी को रोका गया? पुलिस क्यों खामोश रही? किसी के पास जवाब नहीं, क्योंकि पीछे एक बड़ा खेल था। इस खेल के खिलाड़ी, शतरंज की चाल बिछाने वाले, शतरंज खेलने वाले, जो बसात उन्होंने बिठाई थी, वो उस पर पूरी तरह काम करना चाहते थे। वो काम क्या था? अब जो बात मैं करने लगा हूं वो बड़ी अहम बात है और ये समझदारों के लिए इशारा भी काफी है कि जिन लोगों ने शतरंज की इस बसात को बिछाया, उन्होंने क्या खेल खेला। खेल खेलने वालों ने मलिक रियाज को क्या यकीन दहानी करवाई और किस तरह, किस पार्टी को, किन लोगों को नुकसान होता रहा। अब उन सब की खुलकर बात करूंगा। मैं बार बार कहता हूं, हर प्रोग्राम में कहता हूं कि मेरा काम है सच बोलना, खबर देना। ना किसी की बात का खौफ है, ना जान के खतरे का खौफ है और ना ही जान जाने का खौफ है। सच कहता रहूंगा, सच बताता रहूंगा, चाहे जितना जोर लगाना है आप लगाते रहें। मुस्तकिल सुबह से मुझे फोन्स भी आते रहे कि आपने प्रोग्राम नहीं करना, क्योंकि जब मैंने राब्ता करके बताया है कि प्रोग्राम कंडक्ट करूंगा, आपका वर्जन चाहिए, तो ना तो बहरिया के किसी कंसर्न ने अपना मौकफ दिया और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई मौकफ अपना दिया है। अब इसका फैसला आप करेंगे और पूछेंगे, और मैं चाहूंगा कि इदारे भी पूछें कि आखिर क्या होता रहा है। जो अहम बात है, अब थोड़ा सा उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह बहरिया टाउन आगे फैलता रहा, 9000 एकड़ पे जो सरकारी लीज दी गई मलिक रियाज को, वो लीज आगे कैसे फैलती रही, किस तरह कानूनी गैर कानूनी कब्जे हुए या गरीब लोगों की ज़मीन इंतहाई मुनासिब कीमत पर, मनमानी कीमत पर उनसे ली गई। तो ये जो लोगों ने आपके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, वो लोग कौन थे? उनकी अराजी वहाँ मौजूद थी जो 40,000 एकड़ तक आप पहुँच गए और अब ये खैरपुर तक जा पहुँची है। यानी 40,000 एकड़, जो 40,000 एकड़ अराजी है वो खैरपुर तक जा पहुंची है। अब थोड़ी सी इसकी मैं डिवीजन करके आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। इस वक्त कौमी असम्बली के हल्के हैं 272, यानी 272 का ऐवान है, जिसमें सर फहरिस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 158 वोट लेकर। उसके बाद फिर हमें नजर आती है पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातें वगैरह। साथ बात करते हैं कि कराची की, मैंने क्योंकि 12 बार का कराची का अहम नुक्ता इसमें शामिल है कि कराची की आबादी मरदमशुमारी के तहत 1.5 करोड़ है और जो हकाइक बताते हैं वो तकरीबन 3 करोड़ के लगभग है। मलिक रियाज जिस तरह हज़ारों एकड़ की तादाद में प्रोजेक्ट बनाता जा रहा है, ये आबादी कहाँ जाएगी? ये जो ज़मीनें हैं ये कौन ख़रीद रहा है? यहाँ कौन लोग आके आबाद होंगे? किस तरह इनको आगे बढ़ाया जाएगा? अब अगर हल्का बंदी के हवाले से बात करूँ तो यह हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि शतरंज की चाल जिसने बिछाई है, जिसने ये बसात बिछाई है, वो जानता है कि 2023 के इंतखाबात में बड़ी डेवलपमेंट होगी। वो डेवलपमेंट कैसे होगी कि जब आपको कहा जाता है कि मलिक रियाज के दावेदार हैं कि जो बहरिया का प्रोजेक्ट है तकरीबन 2 करोड़ के लगभग आबादी यहाँ पे आबाद रहेगी। अगर 2 करोड़ के लगभग आबादी यहाँ आबाद रहेगी और तकरीबन 2 करोड़ चले आबादी हम कराची की लगाते हैं जो कि मर्दमशुमारी है, तो ये 4 करोड़ हो जाएगी। यानी कि हल्का
बंदियों की अगर बात करें तो नजर तो यही आता है कि अगर कराची की 10 नशिस्तें यहां से निकलती हैं तो 15 नशिस्तें फिर वहां से निकलेंगी। कराची को फैलाया जा रहा है, कराची फैल रहा है, इसका फायदा किसको होगा? यानी कि ओवरऑल अगर हैदराबाद और दीगर इसके करीब शहरों की मैं नशिस्तें लगा लूं तो तकरीबन 50 के लगभग नशिस्तें सिर्फ सिंध से निकलेंगी जो कि कौमी असेंबली की होंगी। अब इसको मजीद डिवाइड किया जाए तो इसके नीचे जो हल्के होंगे, एमएनएस के नीचे जो एमपीएस के होंगे, वो तकरीबन इस वक्त 50 के 55 के लगभग है। ये डबल होके 120 हो जाएंगे। ये फायदा किसको होगा? ये फायदा किसकी जेब में जाएगा? इसका फायदा पहुंचाने के लिए मलिक राज किन एजेंडे पर काम करते रहे और किस तरह इस फायदा उठाने वाले लोग आज परेशानी के आलम में हैं। आखिर मलिक रियाज जो कि दोस्त हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के, इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बावजूद सिंध हुकूमत की खामोशी ये बता रही है कि उन्हें यह अंदाजा हो चुका था कि अब क्योंकि मलिक रियाज जो आबादी बढ़ाने जा रहे हैं, जो आबादी यहां पर आएगी, कानून के तहत जब हल्के बनेंगे, डिवीजन होगा, तो इसका नुकसान होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या फिर उस जमात को जो नहीं चाहती कि किसी तरह मामलात को आगे बढ़ाया जाए। एक तरफ गैर कानूनी काम को कानूनी बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग साथ देते हैं और दूसरी जानिब हमला आवरों की सूरत में कुछ ऐसे अनासर को शामिल किया जाता है कि इस केस को तब्दील किया जाए। इस पर तफसील से भी बात होगी। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है 2017 के मुताबिक हल्का बंदियों की बुनियादी उसूल जो किए गए थे उसमें ऐसे इलाकों को मुश्तमिल करना था कि जहां आबादी एक जैसी जुग्राफियाई हालत में मौजूद हो। अब लफ्ज है एक जैसी जुग्राफियाई हालत, यानी मलिक रियाज ने जो स्ट्रक्चर बनाया और वहां पर अगर 1.5 से 1 करोड़ या 1 करोड़ से 2 करोड़ की आबादी मौजूद होगी तो जोग्राफियाई हालात एक ही हैं, एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही मौसम है, एक ही सारे मामलात हैं, तो उनको रिकाउंटर करके हल्का बंदी की जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि वहां से जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो कितनी निकलेंगी, सूबाई असम्बली की नशिस्तें कितनी निकलेंगी। 7 इंतखाबी हल्का एक ही जिले की हदूद में होना चाहिए। अब उस हल्के को अगर देखें जो कि अब खैरपुर तक पहुंच गया है, कराची मोटरवे M9 से प्रोजेक्ट शुरू होता है और खैरपुर तक गैर कानूनी तौर पर पहुंच जाता है। इसमें जो इजला आएंगे उनके हल्का बंदियों के हिसाब से आप खुद सोचें कि नशिस्तें कितनी तब्दील होंगी। मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक तकरीबन 15 सीटें कौमी असम्बली की इसमें प्लस होने जा रही हैं। 7 यूनियन कौंसल, पटवार सर्कल, कानूनी नगर, तहसील को भी हल्का बंदी के दौरान मद्देनजर रखा जाएगा। यानी कि छोटी छोटी यूनियन कौंसल्स हैं उनको मद्देनजर रखा जाएगा। तो यार किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये खेल किसके लिए खेला गया? किसको बचाया जा रहा है और किसको बढ़ाया जा रहा है? मलिक रियाज की मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि गैर कानूनी कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने खामोशी इख्तियार की हुई है। इसी खामोशी का गुस्सा सदर आसिफ अली जरदारी ने निकाला और उन्हें अंदाज़ा हुआ कि अब क्योंकि हल्का बंदियों के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर शायद वो जमातें जिन नुकसान होने का अंदेशा है वो परेशान नज़र आ रहे हैं। अब हल्का बंदी की एक और बात करूं तो नशिस्तों की तकसीम के दौरान आबादी की औसत फार्मूले के तहत 10% से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं हो सकती। यानी 10%। अगर किसी जगह पर आपकी आबादी है जो कि 2 करोड़ आबादी के दावे हैं, 40,000 एकड़ पर कोई जानवर तो आगे नहीं बसेंगे, इंसान ही बसेंगे, लोग बसेंगे। ये वही लोग होंगे जो कहीं ना कहीं से आके यहाँ ठहरेंगे। तो कराची की आबादी एक तरफ आप कहते हैं कि 1.5 करोड़ है, दूसरी जानिब दावे कुछ और किए जाते हैं। इस कराची को कहाँ तक फैलाया जा रहा है, इसका नुकसान किसको हो रहा है, इसका फ़ायदा किसको होगा, ये इंतज़ामिया खुलकर जवाब दे कि आखिर इस खेल में कितने लोग शामिल हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने नुमाइंदे कराची में ज़रदारी से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कराची में होने वाली तमाम तब्दीलियों पर क्या असर आने वाला है और सूरत हाल क्या है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले मैंने आपको पूरा मंजरनामा पेश किया बहरिया टाउन मलिक रियाज की हकीकत का कि वहाँ क्या हो रहा है। हल्का बंदियों की मैंने आपसे बात की, आपको बताया, आपको खबर दी कि किस तरह शतरंज की बिसात जिस खिलाड़ी ने बिछाई है उसने किसको फ़ायदे पहुँचाए हैं, किसको नुकसान हुए हैं, कौन चीखें निकाल रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के की सूरत हाल है, इस पर भी बात आपसे मैंने की। इस वक्त सिंध में क्या हो रहा है, कराची की क्या सूरत हाल है, बिलखुसूस क्योंकि हम बात कर रहे हैं बहरिया टाउन मलिक रियाज की कि जो इंसिडेंट पेश आया उसमें क्या हकीकत है और मज़ीद क्या फसाना है। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर सहाफ़ी कराची से ज़ुहैब ज़रदारी साहब। ज़ुहैब साहब बहुत शुक्रिया आपका। ज़ुहैब साहब ये कराची में क्या मामला हुआ, ज़रा कुछ बताइएगा कि बहरिया टाउन मलिक रियाज की हदूद में इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है,
ना कानून नाफिज करने वाले इदारे नज़र आते हैं, ना बहरिया की अपनी सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है वो नज़र आती है। तो ये वजह है क्या, ये असल वाक़या क्या हुआ है, ज़रा पर्दा उठाइएगा। साकिब साहब, पहले तो ये कि एक एपीसी हुई थी मई की शुरुआत में जामशोरों के अंदर सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से, और उस एपीसी में ये अनाउंस किया गया था कि 6 जून को बहरिया टाउन के मेन गेट के सामने धरना दिया जाएगा। ये धरना क्यों दिया गया? क्योंकि कुछ अर्सा कबल आपको पता है कि गोट हादी बख्श गबोल जो बहरिया टाउन के बिल्कुल करीब है, वहाँ पर पुलिस गई और उन गाँव वालों को वहाँ से बेदखल करने और उस ज़मीन का कब्ज़ा करने, तो वहाँ पर तसादुम हुआ था जो वहाँ मकीन है उनका और पुलिस का। वो वीडियोस भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और वो हमारी मीडिया ने उसको बड़ा कवरेज भी उसमें दिया। तो उसके बाद फिर वो एक एहतजाज का सिलसिला बन गया, क्योंकि बहरिया टाउन तो 2013 से उसने काम शुरू किया। तो अब आपके और सबके लोगों के जहन में सवाल आ रहा है कि अब सिंध के लोग क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं, अब सिंध के लोग क्यों एतराज़ कर रहे हैं। तो भाई, बहरिया टाउन पर किसी को एतराज़ नहीं है। बहरिया टाउन अगर उसको सिंध हुकूमत ने जितनी ज़मीन लीज़ की है वो उसी हद तक रहे तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर वो तकरीबन 9000 एकड़ कुछ है यहाँ, फिर वो बढ़ती गई और फिर सिंध हुकूमत भी उसको बढ़ाती गई और लीज़ बढ़ाती गई। और फिर दूसरा मामला जो मसला ये हुआ है कि बहुत सारे लोगों की जो ज़मीन है वो उनके खाते तब्दील कर दिए गए, और उनमें ये हुआ है कि वो फिर MDA के ताउन से, फिर सिंध हुकूमत के ताउन से, ये मुख्तियार कार तपेदार इन सबको मिलाकर लोगों के खाते में, यानी कि मालिक मैं हूँ, अगले दिन बहरिया टाउन कहता है कि इसका तो मालिक मैं हूँ, ये है ही नहीं, या फिर किसी मेरे और दोस्त यार के नाम पर वो खाता बनवा कर फिर वही उनको बेच रहा है। तो इसी तरह ये मामला बिगड़ते गए और फिर लोगों ने उस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया कि भाई हम अपना घर नहीं बेचेंगे। और मलिक रियाज की तो रिवायत यही है कि आप उसको 5 फुट दें, यानी पैर रखने की जगह उसको आप दे दें, फिर वो सोने की जगह खुद बना लेता है। तो आज वो इसी तरह वही रिवायत उसने बरकरार रखी। अब कल जो वाक़या पेश आया है उसमें देखिए, जब अनाउंस था कि ये 6 जून को धरना होगा, तो आप देखें कि मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, मैं खुद उसमें उन चीज़ों को देख रहा था। तो बहरिया टाउन के गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी पुलिस की तरफ से। बहरिया टाउन के गेट पर कोई भी, वो खुद बहरिया टाउन की जो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है वो नहीं थे। वो जितने भी सिक्योरिटी उनके एहलकार थे वो बहरिया टाउन के वो नज़र ही नहीं आ रहे। कंटेनर, जिनको कंटेनर का नाम दिया गया था, कंटेनर लगा कर ये वही कंटेनर जिसमें इन्होंने दफ्तर बनाए हुए, जो लकड़ी के बने हुए कंटेनर हैं, उनको रखा गया था और लोग उन्होंने उनको तोड़ा और चले गए। देखें, अब एक दिन पहले ही बहरिया टाउन एक नोटिफिकेशन निकाला था बहरिया टाउन के जो अलाटीज़ हैं जो वहाँ अंदर रहते हैं उनके लिए कि कल 6 जून है, तो 6 जून को ये धरना होगा, इसलिए हम सारा दिन सिस्टम बंद रखेंगे, कोई बाहर नहीं जा सकेगा, कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकेगा। यानी जब आपको एहसास था कि मामला ख़राब होने वाला है, तो आपने क्यों अपनी सिक्योरिटी क्यों नहीं बनाई और आपने सिंध हुकूमत को क्यों नहीं कहा कि हमारी सिक्योरिटी हमारी बढ़ाई जाए और लोगों को। अब देखें, इस पर जो सियासी पार्टियां हैं, जो कॉम्पर्स पार्टियां, उन्होंने तो कहा है कि ये हमारे लोग नहीं हैं, ये शरपसंद अनासर हैं और इनको जाकर पकड़ें आप। और जब आपने खुद मौका दिया, आपने कोई सिक्योरिटी सिस्टम बनाया नहीं, तो आपने खुद आबेल मुझे मार वाली बात की है। तो मेरे ख्याल में इस तरह तो ये एक कोशिश की गई है एक हज़ारों लोगों के, अवाम के एहतजाज को सबोताज करने की, और फिर बहरिया टाउन के को हमदर्दियाँ मिलने के लिए ये किया गया है। वरना नहीं तो अगर ये आप सोचें कि अगर 20-30 हज़ार लोग अगर जाकर आग लगाते तो फिर तो अभी भी बहरिया टाउन की एक ईंट भी ना महफूज। अच्छा, आपने कहा कि हज़ारों की तादाद में जो लोग जो एहतजाज के लिए आगे बढ़ना चाहते थे उनके उस एहतजाज को सबूताज किया गया। तो आप ये कह रहे हैं कि पीछे से किसी मनसूबा बंदी की स्मेल आ रही है, लग ये रहा है कि सब कुछ प्लांटेड था। और जिस तरह ज़मीन की आपने बात की कि 9000 तकरीबन 365 एकड़ ज़मीन जो है उसकी लीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मलिक रियाज को दी, फिर 40,000 एकड़ तक ये आगे फैल चुके हैं जिनमें गैर कानूनी कब्जे भी शामिल हैं। तो अगर ये सब कुछ हकीकत है तो ये फिर कैसे पॉसिबल है कि जैसे आपने खुद कहा कि मलिक रियाज की जो अपनी सिक्योरिटी थी बहरिया की, वो तो कई सवाल छोड़ जाती है। फिर वही तो जिस बुनियाद पर ये बहरिया टाउन बना, 2013 में लोगों को कहा गया कि कराची का शहर अब आपके लिए गैर महफूज है, आप डिफेंस में भी अगवा हो जाते हैं, डिफेंस में भी कत्ल गारत हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है। आपको पता है बहुत सारे MNA MPA मारे गए हैं डिफेंस में। तो फिर उनको ये ख्वाब दिखाए गए कि ये बहरिया टाउन एक महफूज इलाका होगा, एक महफूज रिहाइश की स्कीम होगी। लेकिन कल वो सारी कली खुल गई कि ये इस तरह का महफूज होता है। तो मेरे ख्याल में अंदर अभी देखिए ये टावर बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, ऑफिस बने हुए हैं, ये लोगों की मिल्कियत हैं। अब ये बहरिया टाउन की मिल्कियत नहीं है। हुदूद ज़रूर बहरिया टाउन की, लेकिन लोगों ने ख़रीद किए, लेकिन इनके नाकिस सिक्योरिटी निज़ाम की वजह से उन लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। बिजनेस ट्रेड टावर 30 फ्लोर पर बना हुआ है, उसका ग्राउंड फ्लोर जल गया। तो मेरे ख्याल में अब तो उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर सवालिया निशान उठ गए। अगर वो बिल्डिंग गिरती है तो अरबों रुपए का ये नुकसान हुआ है, और इसकी सारी जिम्मेदारी बहरिया टाउन की इंतजामिया पर और सिंध हुकूमत पर होती है कि सिंध हुकूमत ने क्यों
इंतजामात नहीं किए और पुलिस को वहाँ क्यों मुकर्रर नहीं किया। खुद FIR के अंदर लिखा हुआ है 8 से 10,000 लोग के साथ ये जुलूस हुआ। अगर आप चलें, हम मान भी लें कि 10,000 लोग, अगर 10,000 लोगों का इरादा ये था कि उन्होंने बेरा को जलाना है, तो फिर मैं कह रहा हूँ कुछ ना बचता, कख ना बचता उसमें। लेकिन ये है कि कुछ 100 लोगों ने या कुछ 50-60 लोगों ने जाकर ये हंगामा आराई किए, उनको पकड़ना चाहिए, इनकी तहकीकात होना चाहिए कि वाकई ये शरपसंद कौन है। तमाम कॉन्फ्रेंसों ने, मैं खुद उस वक्त मौजूद था, स्टेज पर तमाम लीडरान ये कह रहे थे और रोक रहे थे उन लोगों को कि आप ये जलाओ घेराव ना करें, लेकिन फिर आखिर में स्टेज से ये कहा गया कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। भाई आग लग रही थी, 50 मिनट से 1 घंटे तक ये आग जलती रही है, पुलिस बाद में आई है। तब तक पुलिस कहाँ थी? वहीं खड़ी हुई खामोशी से वो धुएं को देख रही थी और उस आग को देख रही थी। वहाँ कोई भी, जब रेंजर्स आई है उसके बाद पुलिस को हिम्मत हुई और फिर पुलिस आगे बढ़ी है, और तब तक वो लोग जलाओ घेराव करते रहे, उनको कोई न पकड़ सका। लेकिन क्योंकि टाइमिंग देखें, जलाओ घेराव को 1 घंटा हो गया, पुलिस नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही लीडरान की तकरीर का टाइम शुरू होता है, पुलिस आ जाती है, शेलिंग करती है, लाठीचार्ज करती है और फिर लीडरान को तकरीर नहीं करने देती। तो ये मेरे ख्याल में एक पूरा प्लानिंग के साथ हुआ है कि किस वक्त पे क्या करना है और किस वक्त पे पुलिस को क्या एक्शन लेना है। सरकारी इदारों का अपना महकमाना मामला है कि वो क्यों ताखिर से पहुंचे। लेकिन आपकी गुफ्तगू से मुझे लग तो ये रहा है कि जैसे कल के दोस्त आज के दुश्मन हमें नज़र आ रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन, को चेयरमैन जनाब जरदारी साहब, जो को चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी साहब मौजूदा, उनकी दोस्ती क्योंकि मलिक रियाज साहब के साथ बहुत है, उन्होंने सिंध के मुख्तलिफ जगहों पे उनको बड़ी जगहें दी हैं जहाँ वो काम करते हैं, चीज़ें करते हैं। पंजाब में जब उनकी हुकूमत थी तब भी बड़े मुस्तफ़ीद होते रहे हैं मलिक रियाज साहब। तो लग तो ये रहा है कि कल के दोस्त आज के दुश्मन हमें नज़र आ रहे हैं, या कोई नाराज़गी नज़र आ रही है कि पुलिस का ना पहुँचना, वज़ीर दाखिला भी इनका अपना, पुलिस भी इनकी अपनी, सिंध हुकूमत की अपनी। तो बावजूद इसके, इतने कॉन्टैक्ट्स होने के बावजूद अगर लोग नहीं पहुँच सके, इदारे नहीं पहुँच सके, इंतज़ामिया नहीं पहुँच सकी, तो पीछे क्या खेल है असल? देखें साकिब भाई, आपकी एक चीज़ पे ये कि दुश्मनी नहीं कह सकते, लेकिन आपने जो नाराज़गी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो बड़ा फिट आता है इस मामले में कि थोड़े सयाजी जी नाराज़ हो गए हैं इनसे। मसला ये हुआ है कि इसका बैकग्राउंड जो मुझे ज़रा से मालूम हुआ है कि पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो इमरान खान साहब की स्कीम है, वो जिस उनके अंदर अखराजात के अंदर इमरान खान साहब बनाना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई बिल्डर बनाने को तैयार नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि इनको नुकसान होगा। लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये ऑफ़र मलिक रियाज साहब ने कबूल किए कि जिस कीमत पर आप चाह रहे हैं ये सारे घर आपको मैं बना कर दे रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में जहाँ बनाने आपको एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ बना के दूंगा। लेकिन साथ में मेरे कुछ मुतालबात हैं, मुझे कुछ ये जो बैरिया टाउन की किस्तें जमा करवानी है इनको, जो अदालत के हुक्म पर, उसमें थोड़ा रिलैक्स दिया जाए, थोड़ा इस तरह की ये चीज़ें। तो ये बात घूम फिर के आसिफ जरदारी साहब के कानों तक पहुँची, तो वो इस पर ज़रूर नाराज़ भी हुए, बरहम भी हुए, और उन्होंने मलिक रियाज को कहा कि आपकी वजह से मैं सिंध के लोगों के साथ दुश्मनी लिए फिर रहा हूँ, मैंने सिंध की ज़मीन लाखों एकड़ तुम्हें दे दिए, तुम जा रहे हो कब्ज़ा करते हुए बढ़ते जा रहे हो, मेरे इमाम पे सब कुछ कर रहे हो, और वहाँ चोरी छुपे जाकर तुम इमरान खान से बैठ गए, मिल के बैठ गए हो। तो लगता है कि उसकी नाराज़गी की वजह से, देखें जैसे जब अभी ये धरना शुरू नहीं हुआ था, तकरीबन 30 पुलिस मोबाइलें इस गेट के सामने खड़ी हुई थी, 30 पुलिस मोबाइलें। लेकिन धरना शुरू होते ही वो सारी पुलिस निकल कर उस्मानिया रेस्टोरेंट से आगे, यानी धरने के हुदूद से 2 किलोमीटर आगे पुलिस चली गई थी। भाई क्यों? पुलिस को जब वहाँ डिप्लॉय किया गया था उस पर मेन गेट पर, तो वहाँ से क्यों गई? तो ये लगता है कि सारा काम जो है वो पीछे से पूरा तय था। और ये बात तो बिल्कुल चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आसिफ जरदारी साहब और मलिक रियाज साहब के बीच में कुछ खलिश ज़रूर है, और उसकी कुछ चीज़ें हमारे सामने में आ रही हैं कि ये सारी चीज़ें इस हवाले से भी हैं कि अभी जरदारी साहब समझ रहे हैं कि मलिक रियाज साहब बिल्डर है, बिजनेसमैन है, उसको जहाँ मुफाद मिलेगा, तो उनका जो वो थोड़ा टिल्ट हुआ है इमरान खान की तरफ, ये जरदारी साहब को थोड़ा, जैसे आपने कहा कि नाराज़गी का अंसर हमें नज़र आ रहा है, कुछ फील हो रहा है। अब थोड़ा सा ये भी फरमाइएगा कि ये जो M9 प्रोजेक्ट, जो M9 रूट है मोटरवे का, जहाँ से ये मलिक रियाज का बैरिया टाउन शुरू होता है, और सरकारी अदद-ओ-शुमार जो लीज़ के मुताबिक है वो तकरीबन 9,365 के एकड़ की लगभग ज़मीन अराज़ी है जो लीज़ पे दी गई है। लेकिन इसके बाद ये जो अराज़ी 40,000 एकड़ तक पहुँची है, ये अब कहाँ तक सिलसिला जा चुका है, ये किसको जाके टच करता है? मेरी इतलात के मुताबिक अब ये खैरपुर को टच करने लगा है। तो ये ज़िला कितना तकसीम हो जाएगा, यहाँ वोटों की सूरत हाल क्या होगी, हल्का बंदी की सूरत हाल फ्यूचर क्या होगा? 1000 एकड़ जो समथिंग है वो तो शुरू में पहली लीज थी, अब फिर उसके बाद सिंध और हुकूमत रिलीज बढ़ाती गई है, उसकी कम पैसों में बढ़ाती गई। जो 40,000 एकड़ में अब बन चुका है बैरिया टाउन, लेकिन जा आगे रहा है ये, और खैरपुर तो बहुत दूर है, जामशोरो डिस्ट्रिक्ट की हदूद में दाखिल हो गया है, क्योंकि कराची की हदूद ख़त्म होती तो जामशोरो डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है।
तो जामशोरों की हुदूद में ये दाखिल हो गया है और बिल्कुल जहाँ से M9 शुरू होता है वहीं से ये अपना बैरिया टाउन का जो है वो पहला मेन गेट है, वहाँ से और फिर वो अंदर चला जाता है। पूरा पहाड़ी इलाका जितना भी है वो सारा इसने कब्जे में ले लिया है, उसको तहस नहस कर दिया है उन पहाड़ों को, यानी कि नेचर के साथ भी वहाँ खिलवाड़ किया गया है, लोगों को डिस्प्लेस किया गया है, कब्रिस्तानों को मसमार किया गया है। और बड़ी बात यह कि वहाँ पर कुछ हमारे कल्चर की चीज़ें थी, शालती भिटाई का तकिया था, उसको मसमार करके वहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई। यानी कि हम यहाँ पर न सिर्फ ज़मीन के साथ यहाँ पर ख़तरा चीज़ें की जा रही हैं, लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, कब्रिस्तान मसमार किए जा रहे हैं। जो तहजीबें हैं, जो तहजीबी चीज़ें, जो कल्चर हैं, जो तारीख़ी मकामात हैं, जो आसार कदीमा हैं, उनको भी मलियामेट करके वहाँ पर ये चीज़ें की जा रही हैं। तो इस तरह की ख़तरनाक चीज़ों की वजह से लोगों का रिजल्ट आ रहा है कि भाई ये क्या आप यहाँ पर कब्ज़ा कर रहे हैं, ये सिंध जो है क्या आपने बैरिया टाउन को लिख के दे दिए कि वो आगे बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। तो ये बिल्कुल, और यहाँ पर सारी जो चीज़ें हो रही हैं जामशोरे के अंदर जितनी इंतज़ामिया है वो मलिक रियाज ने लगवाई हुई है। हमारे यहाँ तो मलिक रियाज डिप्टी कमिश्नर लगवाता है, हमारे यहाँ मलिक रियाज SSP लगवाता है। यहाँ पर तो सारी हुकूमती मशीनरी मलिक रियाज के कहने पे चल रही है। तो अगर ये थोड़ी मेरे ख्याल में नाराज़गी की वजह से ये चीज़ें थोड़ी हुई हैं, वरना तो क्या भली चाहे 20,000 लोग हैं या 50,000 2 लाख लोग भी आते, सिंध हुकूमत चाहती तो बैरिया टाउन को बचा सकती थी। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मामला है, इसकी अगर अदालती इन्वेस्टिगेशन होगी तो शायद कुछ मामला समझ में आ जाए। लेकिन ये बैरिया टाउन को समझ में आ गया होगा कि अगर आप गैर कानूनी तौर पर कब्जागिरी करके लोगों के घरों में, देखें आप भी पुलिस लेकर लोगों के घरों में घुसते रहे हैं ना, बैरिया टाउन वाले रात को अंधेरे में जाते थे, 3 बजे रात को पुलिस लेकर लोगों के घरों में घुस जाते थे, न चादर का तकद्दुस न चारदीवारी का। और जब आज आपका गेट जला है तो आपकी चीखें पूरी दुनिया सुन रही है, तो आपको उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया जब आप किसी के घरों में जाते थे, किसी की खवातीन का एहतराम नहीं करते थे? तो ये तो मकाफात अमल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने तफसील से अपना तज्जिया तबसरा दिया। जैसे मैंने पहले कहा कि ज़ुहैब मलिक साहब के ज़ैन मलिक साहब के साथ मैंने बार बार रब्ता किया और कोशिश की कि उनका मौक़िफ़ भी जान सकूं, लेकिन जवाब कहीं से कोई मौसूल नहीं हुआ। जैसे प्रोग्राम के पिछले हिस्से में ब्रेक से पहले मैंने आपको वाज़ेह तौर पर बताया कि खेल कुछ और है, दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। क्योंकि बार बार कहता हूँ कि शतरंज की बिसात जिसने बिछाई है उसने बड़े सोच समझ के बिछाई है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान सिंध में सिंध की जमातों को होने लगा है, जिनकी अब चीखें सुनाई दे रही हैं और कुछ आइंदा आने वाले दिनों में नजर आएंगी। क्योंकि कौमी असम्बली के हल्के जितनी खूबसूरती के साथ अब आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जिन लोगों को एतराज़ थे हल्का बंदियाँ नहीं होनी चाहिए, अब उन्हें भी समझ में आएगा कि हल्का बंदियाँ कब, क्यों और किस तरह होगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।